बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जनवरी है और दिन है सोमवार का। 4-5 चीज़ों पर बात करनी है। आगाज़ करते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में एक बड़ा एतराफ़ किया है और राना सनाउल्लाह ने ये कहा है, और वो भी जियो पर बैठकर शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बैठकर कि तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमत के साथ, उसमें तहरीक इंसाफ के वफ़द ने जब भी बात की है तो पहले ये बात कही है कि हमारे बेगुनाह सियासी कैदियों को, इमरान खान के वर्कर्स को, कारकुनान को, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पहले छोड़ा जाए और फिर इमरान खान को रिहा किया जाए। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमें फेयर बात करनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ ने जब भी बात की है पहले अपने वर्कर्स की बात की है, फिर इमरान खान की बात की है, और तहरीक इंसाफ को इमरान खान की जानिब से इंस्ट्रक्शंस भी यही हैं। ये बहुत बड़ा एतराफ़ है राना सनाउल्लाह की जानिब से। इस पर अप्रिशिएट भी करना चाहिए राना सनाउल्लाह को, क्योंकि ये वो चीज़ है जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पूरा हुकूमती और हुकूमत के अलावा जहाँ से प्रोपेगेंडा चैनलों पे भेजा जाता है, ये सब के लिए एक सेटबैक है, सब के लिए एक, यानी उनके पूरे नैरेटिव को वाड़ के रख दिया है इस बयान ने। जो ये कहते थे कि पीटीआई जो है वो इमरान खान की रिहाई की बात कर रही है लेकिन वर्कर्स की रिहाई की बात नहीं कर रही। अब राना सनाउल्लाह ये एतराफ़ कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इमरान खान की हिदायत हैं उसमें पहला उनका जो मुतालबा है वो आम वर्कर्स की रिहाई है और फिर इमरान खान की रिहाई है। उसके अलावा एक चीज़ और, वो ये है कि जो रियासत पाकिस्तान के तर्जमान हैं मुनीफ फारूक साहब, आपको पता है कि मुनीफ फारूक साहब सबसे ज़्यादा रियासत पाकिस्तान के फ़ैसले जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं उसकी ख़बरें मुनीफ फारूक साहब देते हैं, और दुरुस्त ख़बरें देते हैं। ये गलत ख़बरें नहीं देते, ये ख़बरें दुरुस्त देते हैं। जो इनको बताया जाता है ये वही बताते हैं, और कभी एक भी खबर मुनीफ फारूक साहब वो नहीं देंगे जो पाकिस्तान को आगे ले जाने वाली हो, जो कोई अवाम के हक़ में हो, जो पाकिस्तान के हक़ में हो। बल्कि ये 100% जो ख़बरें ब्रेक करते हैं वो एंटी इमरान खान, जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो वो क्या करने जा रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, वो चीज़ें ये बयान करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं जो उनको बताया गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उस पर मुनीफ फारूक कहते हैं कि अगर ट्रंप ने इमरान खान के हवाले से दबाव डाला तो रियासत पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान से नरमी नहीं बल्कि मज़ीद सख्ती की जाएगी। अच्छा, ये बात किसी सूरत भी नहीं मानी जा सकती। पाकिस्तान की अमेरिका के सामने क्या हैसियत है इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों की जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं। वो ख़ुद अपनी ज़बान से कह चुके हैं कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, और वो कह चुके हैं कि हम वेंटिलेटर पर हैं और ये अमेरिका के लगाए हुए वेंटिलेटर और ड्रिपें हैं। जिस दिन उन्होंने वेंटिलेटर बंद किया तो हम बैसित कौम, पूरा पाकिस्तान फौत हो जाएगा, मर जाएगा, पाकिस्तान की डेथ हो जाएगी। ये बात ख़ुद ये चोर, डाकू और लुटेरे कह चुके हैं, तो लिहाजा ये बात मुनीफ फारूक साहब की नहीं मानी जा सकती। उसी प्रोग्राम में आसमा शराजी साहिबा साथ थी। वो ये कहती हैं कि शहबाज शरीफ जब कहते हैं कि मेरे दिल में वसवसे आ रहे हैं तो ये खामखा के वसवसे नहीं हैं। इस वक्त की हुकूमत दबाव में है, इनको लगता है कि किसी भी वक्त मासा पलट सकता है। फिर आसमा शराजी साहिबा कहती हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट कहे कि वो ट्रंप इंतज़ामी की वजह से दबाव में नहीं है तो ये गलत है। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अंडर प्रेशर है। अच्छा, इसके बाद आते हैं, एक चीज़ और मैं देख रहा था, मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि टीवी चैनलों पे जो प्रोपेगेंडा हो रहा होता है उस पर ज़रा साथ साथ बात करनी चाहिए। टीवी चैनल्स पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो कहती है कि हमें इमरान खान से मिलवाया जाए, ये बार बार इमरान खान से मिलना चाहते हैं, ये हर फैसला इमरान खान से पूछ के करना चाहते हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ के फैसले इमरान खान करता है। इसमें एक बहुत बड़ा एतराफ़ भी है। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी जमातों में से जिसके फैसले पीटीआई का लीडर इमरान खान करता है, वरना नून लीग के फैसले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं करते, मरीम नवाज नहीं करती, बल्कि कहाँ होते हैं वो आपको भी पता है। जरदारी, पीपल्स पार्टी के फैसले जरदारी और उनका बेटा बिलावल नहीं करता, यानी बिलावल और उसका बाप जरदारी नहीं करते, बल्कि कहाँ होते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की हैसियत और औकात ये है कि इनके फैसले इनकी अपनी जमातें और इनके लीडर नहीं कर सकते, उनके हाथ में नहीं है। तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके फैसले पाकिस्तान के अंदर होते हैं, उनकी अपनी जमात के अंदर होते हैं, और उनका लीडर इमरान खान करता है। तहरीक इंसाफ के फैसले कहीं और नहीं होते। कहीं और फैसले जो हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के होते हैं। नवाज शरीफ को बेचारे को पता ही नहीं होता कि कौन सी कानून साजी हो रही है, कौन सा बिल है, उसको गाड़ी में वहाँ से डाला जाता है, यहाँ आके और अंगूठा लगवा दिया जाता है, ठप्पा लगवा दिया जाता है, साइन करवा लिए जाते हैं, वोट डलवा दिया जाता है। बस इस हद तक मियाँ साहब के पास इख्तियार रह गया है। और मियाँ साहब के हवाले से 2 और स्टोरीज़ हैं, वो अलग वीडियो करूँगा। मियाँ साहब के हवाले से 2 अखबारात में स्टोरीज़ लगी हैं, उनमें क्या है वो अलग से बात करेंगे। तो बहरहाल ये तो है, और इसीलिए इमरान खान साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब को अर्दली कहा है उसमें मैंने पिछले तो एक सिर्फ जुमला बताया था, अब इस पे आपको पता है कि फिर ढूंढने वाले तो चीज़ें निकाल लेते हैं। तो अहमद वड़ाई साहब ने BBC का एक निकाला आर्टिकल जिसमें अर्दली का बताया गया था कि अर्दली किसको कहते हैं, और साथ उन्होंने रेख्ता से, हमारे दोस्त हैं सैयद मुस्तजाब हसन,
انہوں نے اور طارق متین صاحب نے بھی انہوں نے بھی ریختہ سے وہ لگایا ہوا تھا کہ اردلی کا کیا مطلب ہے. اس وقت پورے پاکستان کے اندر اردلی ہوا ہے. اب اردلی کا بی بی سی نے کیا لکھا ہے؟ بی بی سی کہتا ہے کہ بیٹمین یا اردلی کی اصطلاح کا مطلب زیادہ تر اردو اور انگریزی لغات میں یوں نکلا: برطانوی افسر کی خدمت گزاری اور حکم بجا لانے پر مامور فوجی. گویا یہ طے ہو گیا کہ اردلی رکھنے کی روایت برطانوی اور نو آبادیاتی ہے. برطانوی افسر کا اردلی پر کتنا دار و مدار ہوتا تھا، اس کا ایک تاریخی پھر انہوں نے ثبوت لکھا. خیر اس میں نہیں جاتے، آگے آتے ہیں ہم. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بحریہ اور فضائیہ میں یہ روایت پہلے سے موجود ہے کہ کمیشنڈ افسر کو اردلی کی بجائے ملازم رکھنے کا الاؤنس ملتا ہے. لیکن بڑی فوج میں آج کے دن تک یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ صوبیدار میجر سے لے کر جنرل تک ہر افسر کو اس کی حیثیت کے مطابق 1 سے لے کر 4-5 تک اردلی مل جاتے ہیں، جو عموماً فوجی یونٹوں سے ہی لیے جاتے ہیں. بلکہ صاحب اور اردلی کا رشتہ ملٹری اکیڈمی سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جہاں پر 4 کیڈٹس کو 1 اردلی ملتا ہے. بنیادی طور پر اردلی کا کام ہے کہ اب آ جائیں کیوں عمران خان نے شباشی کو اردلی کہا ہے. عمران خان کا کیا، وہ شہباز گل صاحب نے صحیح کہا ہے، کیا سینس آف ہیومر ہے عمران خان کا. اب آپ دیکھیں نا کہ عمران خان نے ایک لفظ یوز کیا ہے اور پورے پاکستان کا نیریٹو بن گیا. پورے پاکستان میں اردلی ہو گیا، جیسے ہو گیا تھا نا، اردلی ہو گیا. بی بی سی لکھتا ہے کہ بنیادی طور پر اردلی کا کام ہے کہ صاحب کی وردی کو صاف ستھرا اور اکڑا ہوا رکھے. شہباز شریف کو کہا ہے عمران خان نے اردلی، اور اردلی کی تعریف بی بی سی کہتا ہے کہ بنیادی طور پر اردلی کا کام ہے کہ صاحب کی وردی کو صاف ستھرا اور اکڑا ہوا رکھے اور جوتے چمکاتا رہے، کیونکہ صاحب کو اگر پریڈ کی سلامی کے لیے پہنچنا ہے تو انہیں آرائشی وردی پہننا پڑتی ہے. ڈنر کے لیے علیحدہ سے میس کٹ ہوتی ہے، روزمرہ کے لیے سروس ڈریس ہوتا ہے، شام کو کھیلنے کے لیے سپورٹس کٹ ہوتی ہے، اور پھر گھر اور باہر پہننے کے لیے سویلین کپڑے بھی ہوتے ہیں. سب کا خیال رکھنے کی ذمہ داری ہے اردلی کی. لیکن عملاً اردلی باورچی، سودا سلف لانے یا ڈرائیور کے فرائض بھی سر انجام دیتا ہے. اردلی اور صاحب کا رشتہ زندگی بھر کا بھی ہو سکتا ہے اور چند برس کا بھی. اس کا دار و مدار دونوں کی طبیعت ملنے پر ہے. اس لیے یہ نولی کے عامی تجزیہ کار کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف جیسا وفادار نہیں مل سکتا. اور پھر نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف سے زیادہ اس وقت مریم نواز پسند ہے. آگے بی بی سی لکھتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد بعض افسر اپنے سابقہ یونٹ کے حاضر سروس کماندار سے 1-2 آدمی عارضی طور پر بطور اردلی منگواتے رہتے ہیں، لیکن یہ سب ہوتا بھی ہے تو نہایت خاموشی سے، کیونکہ عادت جاتے جاتے ہی جاتی ہے. اب آ جائیں اس پہ کہ اردلی کا یہ جو ریختہ ہے وہ کیا لکھتا ہے. ریختہ کہتا ہے کہ اردلی کا مطلب ہے سواری کے ساتھ چلنے یا رہنے والے سپاہیوں یا محافظوں کی جماعت جو باڈی گارڈ ہوتے ہیں. کسی حاکم کا چپڑاسی، پیش خدمت یا پیادہ. کسی حاکم کا چپڑاسی، پیش خدمت یا پیادہ. کسی حاکم کا حکم احکام لانے لے جانے والا ملازم، پیدل ہو یا سوار. یار کمال، عمران خان نے نا ایک لفظ کے اندر نا پوری، مطلب اس سے بہتر احاطہ نہیں ہو سکتا تھا. پچھلی جو آپ نے تعریف سنی کہ صاحب کے بوٹ پالش کرنے ہیں، صاحب کی وردی کا خیال رکھنا ہے، صاحب کے آگے پیچھے رہنا ہے، اور یہ صاحب کا پیغام، یہ بھی نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا نا کہ شہباز شریف تو وہی کرتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے، وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے. نجم سیٹھی نے کہا ہے شہباز شریف وہی کرتے ہیں جو ان کو پیغام دیا جاتا ہے، اور کوئی چیز شہباز شریف کے ہاتھ نہیں ہے. شہباز شریف وہی کرتے ہیں جو ان کو پیغام دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ دوبارہ سنیں، کسی حاکم کا حکم احکام لانے لے جانے والا ملازم، پیدل یا سوار. اور حاکم کی جی حضوری کرنے والا، خدمت کرنے والا، اور یہ اردلی کی جو ہے وہ تعریف ہے. آپ ذرا بات کرتے ہیں، میں جس پہ بات کرنا چاہتا تھا عدلیہ کے حوالے سے. آپ نے دیکھا جو آج فیصلہ نہیں سنایا گیا، اس پہ بہت بات ہو چکی ہے، لیکن مجھے ایز اے پاکستانی اور ایز اے کورٹ رپورٹر بہت تکلیف ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جس طرح سے بے وقت ہو چکی ہے. یہ دیکھیں، یہ سال ہے، 1.5 سال ہے، 2 سال ہے، میکسیمم 2 سال ہیں، چیزیں اس طرح سے یہ فسطائیت، یہ بربریت جاری نہیں رہے گی. لیکن پاکستان کے اداروں کا جو نقصان ہے یہ دہائیاں لگے گی اس کو واپس لانے میں، اس عزت، احترام اور مقام اور مرتبے کو. اب آپ دیکھیں کہ ناصر جاوید رانا صاحب 18 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں 23 کو سناؤں گا. 21 کو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی بتاتے ہیں کہ جی ناصر جاوید رانا کو کہہ دیا گیا فیصلہ نہیں سنانا، وہ نہیں سنائے گا. وہی ہوا. اس کے بعد جج صاحب کو پتہ بھی نہیں تھا، ان کے عملے کو بھی نہیں پتہ تھا، اور شام کو 22 کی شام کو ان کو کہا گیا کہ جی آپ فیصلہ نہیں سنا رہے. انہوں نے کہا نہیں سنا رہے.
उसके बाद जज साहब ने कहा जी मैं 6 जनवरी को सुनाऊंगा। 4 जनवरी से इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ियों ने कहा कि जी जज साहब फैसला नहीं सुनाएंगे, और वही हुआ है, आज जज साहब ने फैसला नहीं सुनाया। अब देखें, जज साहब ने छुट्टी कर ली। बात यह है कि ये अदलिया के लिए बहुत तबाहकुन है, ये बहुत तबाहकुन है अदलिया के लिए, कि अदलिया जितनी अदलिया के ऊपर, यानी अदलिया के बारे में परसेप्शन क्या बन गई है कि फ़ैसला तो वैसे ही जजेस के इख्तियार में नहीं है कि क्या सुनाना है क्या नहीं सुनाना, बरी करना है इमरान खान को या कन्विक्ट करना है, बुशरा बीबी को कन्विक्ट करना है या बरी करना है, 5 साल की सज़ा देनी है, 10 साल की देनी है, या उम्र कैद करनी है, या 25 साल करनी है। ये तो इख्तियार पहले ही जुडिशरी के पास नहीं था, और काजी के बाद याही अफरीदी साहब के आने से तो और ज़्यादा तबाही और बर्बादी अदलिया की हो गई है। लेकिन अब फ़ैसला सुनाने की तारीख़ का इख्तियार भी जजेस से ले लिया गया है। ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, और इसी से नुकसान होता है। कल आपने देखा जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ तांदलियाँ वाला में, कि वहाँ पे एक थाने में घुस के लोगों ने और 3 सगे भाइयों को वहाँ पे कत्ल कर दिया, जो एक कत्ल के मुकदमे में ही गिरफ़्तार थे। उन्होंने वो कत्ल किया था नहीं किया था मैं उस पर नहीं जा रहा, ट्रायल चलना था। लेकिन देखें ना कि लोगों को अदलिया पर एतमाद नहीं रहा, पुलिस पर एतमाद नहीं रहा, लोग खुद कानून हाथ में ले रहे हैं। ये उसी वक्त होता है जब अदालतों पे लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाता है, और लोगों का पाकिस्तान की अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो गया, और तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। काश 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 नासिर जावेद राना साहब थोड़ा सा इस बात पे स्टैंड ले जाते कि उन्होंने अगर 6 तारीख कही थी तो 6 तारीख को सुना देते फैसला। कुछ तो मतलब, ये बड़ी बहरहाल एज ए पाकिस्तानी बड़ी एक तकलीफ दे बात है। ये जजेस तो आनी जानी चीज़ें हैं, लेकिन ये इदारे रहते हैं, और इदारे जब तबाह हो जाते हैं तो फिर मुल्क जो हैं उनके लिए बड़ी चीज़ें ख़राब होती हैं। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे मैसेज क्या जा रहा है कि इन अदालतों की कोई औकात नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, इन जजेस की कोई वक़्त नहीं है, और फिर जब अदलिया पे एतमाद नहीं रहेगा तो फिर कौन इन अदालतों में केस लेकर जाएगा, कौन इस पुलिस के पास जाएगा। फिर वही होगा खुदा न खास्ता जो तांदलिया वाले में हुआ, जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता। और बाकी भी देखें, वो खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने आज सुबह वीडियो पैगाम जारी करके बताया कि जी ये हो गया, कल रात तक उनको नहीं बताया गया, आज सुबह वो गए हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब तो पता चला है जनाब। तो ये पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की चीज़ें हैं। हम शॉर्ट टर्म अपने मफाद के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी लूट मार के लिए, अपनी करप्शन के लिए, अपनी ज़िद के लिए, अपनी अना के लिए मुल्क का लॉन्ग टर्म नुकसान कर रहे हैं, और अदालतों को बेवकत कर रहे हैं, इदारों को बेवकत कर रहे हैं, अदारों को ख़राब कर रहे हैं। अब यही जजेस ऊपर हाई कोर्ट में लाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसले किए हैं, भाई शहबाज शरीफ की तरह ताबेदार हैं। तो इससे नुकसान मुल्क का हो रहा है ना, इदारे कमज़ोर हो रहे हैं, इदारे ख़राब हो रहे हैं। अब बाकी कुछ और चीज़ें थी। कल आइनी बेंच, यानी आज 6 को आइनी बेंच ने कुछ और केसेस सुने जो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सिर्फ आइनी बेंच के मैं वो केसेस आपको बताया करूंगा जो जिस मकसद के लिए आइनी बेंच बना है, कि सिविलियंस को ट्रायल करवाओ, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को सजाएँ सुनवाओ, इमरान खान की जितनी दरखास्तें पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर अगर कल को 26वीं आईनी तरमीम वापस होती है तो उनके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है, वो सारी मुस्तरद करो, वो चीज़ें मैं रिपोर्ट किया करूँगा। बाकी ये जो होता है ना कि कच्ची आबादियों पे आईनी बेंच ने ये कर दिया, क्लाइमेट चेंज पे ये कर दिया, मुझे अंदाज़ा है आप लोगों की इस वक्त सेंटीमेंट्स का, इसलिए मैं आप लोगों से गालियाँ नहीं सुनना चाहता। मैं बिल्कुल ये रिपोर्ट नहीं करूँगा कि आईनी बेंच क्लाइमेट चेंज पे ये कह रहा है तो कच्ची आबादियों पे ये कह रहा है, क्योंकि आपको मुझसे बेहतर पता है कि ये आईनी बेंच क्यों बनाया गया। ना ये कच्ची आबादियों के फ़ायदे के लिए बनाया गया है, ना ये क्लाइमेट चेंज के लिए बनाया गया है, ना ये पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए बनाया गया। ये आईनी बेंच हुकूमत की मर्ज़ी के फैसलों के लिए बनाया गया। ये आईनी बेंच सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए बनवाया गया। ये आईनी बेंच इमरान खान की दरखास्तें मुस्तरद करने के लिए बनवाया गया। तो मैं वही चीज़ें रिपोर्ट करूँगा। मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है आप लोगों से गालियाँ सुनने का, आपकी बददुआएं लेने का। आज अगर मैं बताना शुरू करूँ जी वो आईनी बेंच के अमीनुद्दीन खान साहब ने, जमाल खान मदखेल साहब ने, मोहम्मद रिमाज साहब ने, मुसरत अली साहब ने, नईम अख्तर अफगान साहब ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज के ये बड़ा मसला है, उन्होंने कहा फ़ज़ाई आलूदगी का खात्मा होना चाहिए, उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। पाकिस्तान, आप मुझे इतनी गालियाँ देंगे, इतनी गंदी आप मुझे गालियाँ देंगे कि यार क्या बकवास कर रहे हो। ये आईनी बेंच मतलब ये इन चीज़ों को पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए बने, तो लिहाजा मैं इसलिए वो चीज़ें रिपोर्ट नहीं करता होता। मुझे आपके सेंटीमेंट्स का पता है, मैं कमेंट्स पढ़ता होता हूँ। मैंने 1-2 बार रिपोर्ट कर दिया याही अफरीदी साहब को कि उन्होंने कहा कि अदलिया में वो बेहतरी लाना चाहते हैं, वो लोगों को इंसाफ फराहम करना चाहते हैं। जो मुझे गाली पड़ी है, आज तक इतनी गालियाँ नहीं पड़ी, तो इसलिए मैं बड़ा माज़रत खाऊँ आपसे। मैं पिछली भी जो याही अफरीदी साहब को मैंने रिपोर्ट किया उसके ऊपर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और आइंदा मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा कि ऐसी चीज़ें जो एक आंखों का धोखा हैं, जो सिर्फ ऐसे चीज़ें हैं, वो मैं इंशाल्लाह रिपोर्ट नहीं करूँगा। सिर्फ आईनी बेंच की वो चीज़ें रिपोर्ट करूँगा जो हुकूमत के हक़ के लिए जो चीज़ें की जा रही होंगी, वो भी इसलिए रिपोर्ट करूँगा ताकि जो है वो यानी ताकि हम बता तो सकें ना आपको कि किस तरह से वारदातें डाली जा रही हैं, इस मकसद के लिए, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। अब कल यानी अभी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो 7 तारीख का आगाज़ हो गया होगा।
ملٹری کورٹس والا کیس ہے، جتنا دباؤ انٹرنیشنلی آ گیا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے اس بینچ سے ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل یہ جو ہوئے ہیں 9 مئی والوں کے، یہ کالعدم کروا دیے جائیں تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ ہماری عدالتیں بہت آزاد ہیں، امین الدین خان صاحب بہت آزاد ہیں، جمال خان مندوخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب بہت آزاد ہیں، یہ اور مسرت ہلالی صاحب اور نعیم اختر افغان صاحب بہت آزاد ہیں۔ یہ چیزیں دکھانے کے لیے ان سے یہ فیصلہ جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے۔ باقی 7 کو یعنی آج جو 7 کا آغاز اب ہو گیا ہوگا، جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو مذاکراتی ٹیم کی عمران خان سے اہم جو ہے وہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ توشہ خانہ 2 کے اوپر کل بھی گئے ہوئے تھے ہمارے شاہ رخ ارجمن صاحب جو نامزد ہیں ہائی کورٹ کے جج کے لیے، چھٹیوں میں وہ تیزی سے چلا رہے ہیں چیزوں کو۔ اچھا ایک چیز اور وہ ہے کہ آج یعنی اگر آپ 6 کو دیکھ رہے ہیں تو 6 تاریخ کو جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ڈی آئی خان میں لکی مروت کے ایریے میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ 2 پولیس کے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کا نام حکمت اللہ تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کے جوانوں کی شہادت کے اوپر تو ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے، ملک میں جو دہشت گردی کے حالات ہیں اس پہ تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ تو ایک کا نام حکمت اللہ تھا، ایک کا نام خان بہادر تھا، جانی خیل یا پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے لکی مروت میں، وہاں پہ ان 2 کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ اور اسی طرح سے خواجہ کامران جو پی ٹی آئی کے ایک حامی ہیں، وہ کافی دنوں سے میرے خیال اب تو تقریباً کوئی ان کو شاید 1 ماہ ہونے والا ہوگا، وہ جبری طور پہ گمشدہ ہیں، یا 12 دسمبر کو شاید جبری طور پہ گمشدہ ہوئے تھے۔ ان کی بیٹی کی شادی تھی 28 دسمبر کو، وہ بھی نہیں ہو سکی، اور ابھی تک خواجہ کامران صاحب جو ہیں وہ جبری طور پہ گمشدہ ہیں، لاپتہ ہیں، عدالتوں سے بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیں اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے، کسی نے بھی کچھ غلط کیا ہے تو قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، باقاعدہ FIRs ہونی چاہیے، باقاعدہ گرفتاری ہونی چاہیے، ان کو عدالتوں میں پیش کیا جانا چاہیے۔ لیکن جبری گمشدگیاں چاہے وہ بلوچستان میں ہوں، KPK میں ہوں، سندھ میں ہوں، پنجاب میں ہوں، لاہور میں ہوں، کہیں بھی ہوں، وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ تو خواجہ کامران گو کہ میں نے نہیں دیکھا کہ PTI نے بھی اس طرح سے ان کے لیے کوئی ٹویٹس کیے ہوں، کوئی آواز اٹھائی ہو PTI کی مین لیڈرشپ نے، بلکہ PTI کی مین لیڈرشپ کی تو حالات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا، عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ آیا اس کو بھی ری ٹویٹ نہیں کیا تھا PTI کے مین 4-5 لوگوں نے، تو پھر ہمارے دوست فہیم اختر ملک صاحب نے اس پہ ٹویٹ کر دیا کہ PTI کے مین لیڈرز میں سے کسی نے اس کو ری ٹویٹ نہیں کیا اور اس کو مطلب انڈورس نہیں کیا عمران خان کے اس بیان کو، ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں۔ اس کے بعد پھر PTI کے کچھ لیڈرز نے جو مرکزی ہیں انہوں نے ری ٹویٹ بھی کیا اور کو ٹویٹ بھی کیا۔ تو یہ حالات اور صورتحال ہے PTI کی لیڈرشپ کی۔ بہرحال دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا آمین۔ اللہ حافظ۔